आज फिजिक्स का लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर थर्ड में हम कूलॉम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जब फिनिश हो जाएगा तो मैं वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, वेक्टर्स के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि जब आप कूलॉम फोर्स पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ जाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलॉम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन से। देखिए, मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था कि कूलॉम्बियन फोर्स यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलते हैं, जिसको कि इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या होता है? G(m1 m2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये देखिए चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस। ये आपके मास ऑफ टू बॉडीज होती हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि बोथ जो हैं वो आपके 1/r², यानी इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है? ये देखिए सिमिलैरिटीज हैं कि ये 1/r² है, ये 1/r² है। ठीक है, तो ये चीज ये नहीं यही लिख दी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज, उसका इक्वेशन ये। और न्यूटन्स लॉ ने, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये न्यूटन द्वारा दिया गया था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन मैंने ये लिख दी। ठीक है, अब समझते हैं जो ये पॉइंट है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि ये एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स क्या होता है। देखिए, आपके अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं, मान लीजिए ये प्लस चार्ज Q1 है और आपका ये प्लस चार्ज Q2 है। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि इसको F21 बोलते हैं और इसको F12 बोलते हैं। ठीक है, इनके सेंटर्स को लाइन, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, इसको हमने एक डॉट लाइन से शो कर दिया। तो देखिए जो फोर्स है, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है? एक तरीके से उसको एक्सटेंड करिए तो ये ऐसे होता हुआ आ रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये जो फोर्स है आपका, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो, वो फोर्स क्या होता है? एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, यानी इनके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया? यानी इसी के अलोंग है। ये लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स कौन सा है? लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ये है, इसी के अलोंग है आपका F21। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलैरिटीज, ये सेम चीज ऐसे ही आपका ग्रेविटेशनल में भी होता है। उसमें क्या होता है? मान लीजिए मास m1 है और मास m2 बॉडी है, तो इसमें भी इनके सेंटर्स को मिलाती हुई जो लाइन होगी, अगर फोर्स लगेगा, चाहे जो है इसमें क्या होता है, इसमें रिपल्शन फोर्स नहीं लगता, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन लगता है, तो ये आपका फोर्स जो लगेगा उसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी उसी के अलोंग लगेगा। ये आपको समझ में आ गया? ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको मैंने इसके मीनिंग समझाया है आपको कि क्या होता है। अब इसकी सिमिलैरिटीज तो दो चीजें हो गई, यानी इनके कंपैरिजन में मैंने पढ़ा कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं और दोनों के जो फोर्स लगते हैं वो उस लाइन के अलोंग लगते हैं जो लाइन उन दोनों के सेंटर्स को मिलाती है। अब इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला डिफरेंस हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि जिसको कूलॉम्बियन फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है। अब अट्रैक्टिव नेचर का कब होगा? जब आपका अपोजिट चार्ज होगा। और आपका रिपल्सिव नेचर का होता है। तो रिपल्सिव नेचर का कब होगा? जब आपके दो चार्ज आपके क्या हो जाएंगे, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें सेम हो, सेम चार्ज, लाइक चार्जेस इसको बोलते हैं। तो आपके जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलॉम्बियन फोर्स है वो तो बोथ ही होता है। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है? वो सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, ये ऑलवेज है। तो पहला डिफरेंस तो आपने यही समझ लिया और इस डिफरेंस को मैंने यहां पर पॉइंट ए में समझाया हुआ है। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। इससे कंक्लूजन यहां से हम देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला। इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है, देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कंक्लूजन निकलता है कि देखिए मास ऑलवेज क्या अट्रैक्टिव, यानी मास जो है इज ऑफ ओनली वन टाइप। मास जो है आपका एक ही टाइप का होता है, लेकिन चार्ज क्योंकि अट्रैक्टिव भी है, रिपल भी है, ये तभी हो सकता है जब चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स।
मास कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज दो टाइप के होते हैं जिसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिया। ये पॉजिटिव और निगेटिव ही क्यों बोलते हैं? ताकि पॉजिटिव और निगेटिव जब आप कंबाइन करें तो आपको जीरो मिल जाए एक तरीके से। तो क्योंकि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, वहां पे आप समझ जाएंगे। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकता है, लेकिन ये अट्रैक्टिव हो सकता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि मास हमेशा एक ही टाइप का होता है और चार्ज क्या होते हैं? दो टाइप के। चार्ज दो टाइप के होने की वजह से दो टाइप के इसमें फोर्स लगते हैं। ये पॉइंट ए आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कंक्लूजन की जगह पर आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ये बोर्ड में आप एग्जाम्स में आपके लिखने के बहुत अच्छे से एक लेआउट बनेगा और नंबर्स आपको अच्छे मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, ठीक है। अब ये कंक्लूजन मैंने बता दिया। अब देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस मैंने आपको पढ़ा दिया था। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स था जो कि ये है 1 किसी भी मीडियम में क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। जैसे कि आई थिंक जो वाटर की होती है वो शायद 81 होती है। ओके, तो इस तरीके से एयर की आपकी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट मीडियम में रखने की वजह से आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो डिफरेंट आता है। तो डिफरेंट आने की वजह से जो फोर्स होता है वो डिफरेंट आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपका मीडियम पे। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां जो G है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो सारे मीडियम्स का सेम है। जो सारे मीडियम्स का सेम है तो आपका वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड किस पे करता है? मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और उनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी जितना रेडियस रेडियस कह रहे हैं, जितना डिस्टेंस पे वो रखे गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन उसका कांस्टेंट क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है जी को, और जिसकी शायद 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इसका मान होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 11th में आई थिंक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब हम क्या देखेंगे? देखिए, हर टॉपिक्स को क्या करता हूं मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं इसको यहां पर पूरा लिख के एक एक करने लगूं तो आपका ही टाइम कंज्यूम होगा, मेरा भी, उससे कोई फायदा नहीं है। तो थ्योरी इधर, समझने वाला इधर। अब ये नोट मैंने क्यों लिखा है इसके बारे में समझते हैं। ये कहना चाहता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं ये देखिए। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है इधर, ठीक है, और यहां कोई प्रोटॉन है। हम क्या कर रहे हैं, इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस r है। हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, इसके बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्बियन फोर्स निकालेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब इसको देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है आपका? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये केजी में होता है। ओके, इस पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इस पे क्या होता है? इस पे चार्ज जो होता है वो कितना होता है? 1.6 पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, तो मास हो गया, चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसके बीच में हम निकालते हैं फोर्स। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको मान लीजिए एयर में रखा हुआ है, तो इसकी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यहां G का मान भी मैंने बता दिया, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पर इसका चार्ज क्या है? E है, निगेटिव है, कोई बात नहीं, हम वेक्टर फॉर्म तो ले नहीं रहे, और वेक्टर फॉर्म लेते हैं तभी साइन लेते हैं। इस पर भी सेम चार्ज है, अपॉन मान लीजिए डिस्टेंस r स्क्वायर। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, क्या? G m1 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन
आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा। तो एफ ई अपॉन एफ जी क्या आएगा, इसको देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 ये इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 ई स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर आपका कट जाएगा। जी का मान मैंने बताया 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। ओके, और मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ जी आएगा क्या, आपका एफ ई अपॉन एफ जी आएगा 2.3 इंटू 10 टू पावर ऑफ 39। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद आपको बताता हूं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो ये एफ ई है ये क्या है आपका 2.3 इंटू 10 टू पावर 39 टाइम्स है किसका, एफ जी का। यानी कि हम कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना ज्यादा है, आप यहां से देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। मैं इसको रफ कर देता हूं पूरा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद क्या आता है एक आपका वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स मैं क्यों पढ़ाना चाहता हूं इसको भी आप समझ लीजिए। ये वेक्टर्स मैं इसलिए पढ़ाना चाहता हूं ताकि आप जो है जो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस होती हैं कूलम्ब्स की, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, लेकिन जितना मुझे यहां काम है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं वेक्टर्स। देखिए कोई क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी वो दो टाइप की होती है, एक तो स्केलर होती है और दूसरी क्या होती है, वेक्टर होती है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर मतलब होता क्या है कि उस क्वांटिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब इसका एग्जांपल जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये आपका एक तरीके से क्या है, मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में क्या होता है, दे हैव दीज क्वांटिटीज हैव, मतलब ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, दीज क्वांटिटीज हैव, इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज। इसमें आपका क्या आता है, फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, आप वेलोसिटी, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, आपके वेक्टर फॉर्म के हैं। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें और देख लीजिए आप, लेंथ भी होता है। ठीक है, ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड होते हैं। ये आप समझ में आ गया। आप देखिए जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये वेक्टर होता है, इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का, उसके डायरेक्शन को दर्शाने के लिए, उसके डायरेक्शन को बताने के लिए किसी भी क्वांटिटी के, उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते हैं उसका, और एक फाइनल पॉइंट होता है। जो फाइनल पॉइंट होता है उसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ये क्या होता है, आपका टिप होता है उसका। अब मैं रफ करता हूं और आगे समझाता हूं। देखिए मान लीजिए आपका ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट है 2,3। इसका मतलब क्या होता है कि हमने 2 कदम आपका एक्स एक्सिस में चला और 3 कदम आपका वाई एक्सिस पे चला और इस पे पहुंच गए। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 0,0, यानी कि ओरिजिन। ये हम क्या कर रहे हैं 2D में ले रहे हैं, इसको 3D में लेंगे तो XYZ हो जाएगा। तो इसका अगर हम वेक्टर लिखें तो ये वेक्टर का ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये लेंथ जो होती है, लेंथ किसी वेक्टर की, लेंथ ऑफ वेक्टर, वो क्या डिनोट करती है,
वो उसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। ओके, और अगर इनिशियल पॉइंट आपका ओरिजिन है, अगर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है तो वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं। अब ये वेक्टर अगर हम निकाल लें, मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, कोई भी ए वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ये ए वेक्टर लिखना हो तो क्या करेंगे? ए वेक्टर को लिखने के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है वेक्टर्स को, x कैप y कैप करके भी, लेकिन हम इस तरीके से बताते हैं। तो यानी कि कहा गया कि 2 पे x पे 2 कदम 2 यूनिट चला है और y पे 3 यूनिट चला है और वो वहां पहुंच गया है। अब ये ओरिजिन से है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ ए क्या लिखेंगे? 4 प्लस 9, ठीक है, आपका 13। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? अंडर रूट ऑफ 13 है ये आपको। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब जो कूलॉम्स लॉ में आपका यूज होता है ये वेक्टर, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि वो किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कूलॉम्स में देखिए आपका कोई चार्ज है Q1, आपका चार्ज कोई है Q2, ठीक है, ये मान लीजिए 2,3 है और ये 4,1 है, यानी कि 2 यूनिट इधर चले, 3 यूनिट इधर चले, इधर 4 यूनिट चले, इधर 1 यूनिट चले, ठीक है। तो जो ये होता है, ये इसको ओरिजिन से लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर मान लीजिए ए है, ये वेक्टर मान लीजिए बी है। तो ए वेक्टर को लिखेंगे तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4i कैप प्लस j कैप, 1j कैप या j कैप, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? ये आपके पोजीशन वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन है। अब अगर मान लीजिए यहां से यहां कोई R21 लिख रहे हैं, देखिए एरो किस साइड है? इस साइड है। इनिशियल पॉइंट इसका क्या हुआ? यहां, एरो यहां है R21। अब R21 लिखने का मतलब क्या? R21 ये 2 डिनोट करता है क्या? फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये जो 1 है ये डिनोट करता है क्या? इनिशियल मतलब टेल, इनिशियल पोजीशन। तो R21 होता क्या है? R21 वेक्टर होता है आपका वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है। अगर इसको R1 R2 ले लेते तो R2 माइनस R1 हो जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हमें डिनोट करना हो किसको? इसको R2 से डिनोट कर दें और इसको R1 से डिनोट कर दें, यही होता है आपके उसमें बुक्स में। तो इसको क्या लिख देंगे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 की वैल्यू क्या है? 4i कैप प्लस j कैप और माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। तो ये जो R21 आएगा ये आपका आएगा 2i कैप माइनस ऑफ 2j कैप। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम कहते कि R ऑफ 1 2 वेक्टर लिखिए, इस केस में 1 क्या हो जाता? फाइनल, और 2 क्या हो जाता? इनिशियल। तब हम इसको लिखते वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो R21 वेक्टर का डायरेक्शन होता है और R12 ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं, दोनों पे सिर्फ एक साइन का फर्क आएगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया वेक्टर का, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और बता देता हूं, वेक्टर्स आपका यहां पे इतना ही कॉन्सेप्ट की जरूरत आपको थी। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आपको एक पैरेललोग्राम जो लॉ होता है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ मतलब कोई वेक्टर है आपका, मान लीजिए, ठीक है, इसके बीच में मान लीजिए कोई एंगल है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है
और ये मान लीजिए वेक्टर बी है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें एडिशन करना है किसी दो वेक्टर्स का, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, यानी दो वेक्टर्स आपको दिए हैं, आपको उसका मैग्नीट्यूड, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और अगर आपका मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपको दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स जब लगाएंगे हम कूलम्बियन फोर्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी देखेंगे, तो ये दो फॉर्मूलेज आपको मिलने ही मिल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका वेक्टर्स एंड होता है। बाकी आप 11th क्लास में वेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलम्बियन जो है आपका फोर्स यानी कि वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा उसका, किसका, कूलम्बियन फोर्स का, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा, और सुपरपोजिशन। और ये जब दोनों मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और न्यूमेरिकल्स ढेर सारे होंगे, उसमें नीट के भी न्यूमेरिकल्स होंगे और आपके बोर्ड के लिए भी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और वहां से मैं आपको पढ़ाता हूं। ओके, थैंक यू।